तो यहाँ मैंने एक छोटा सा फॉर्मेट बनाया है, स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस। तो यहाँ पर आपको देखना है स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस का पूरा फॉर्मेट हम तैयार करने वाले हैं, अभी हम देखेंगे। सबसे पहले हमने लिखा पर्टिकुलर अमाउंट, तो यहाँ पर नंबर 1 पे आता है रिवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन, इसे बेटा हम बोलते हैं नेट सेल्स, नोट 1। इसके बाद हम बात करेंगे अदर इनकम, बात क्या करेंगे नोट 2। इन दोनों को अगर मैं ऐड कर दूं तो क्या बन जाता है, टोटल रिवेन्यू। ठीक है, अब नोट 1 की बात यहां समझना, नोट्स टू अकाउंट। नंबर 1 इसके लिए रिवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन। देखो नेट सेल का मतलब क्या है, सेल ऑफ प्रोडक्ट, आपने कितना सामान बेचा माइनस कर देंगे सेल्स रिटर्न, रिटर्न इनवर्ड। इसके अलावा हम बात करेंगे सेल ऑफ सर्विसेज, सेल ऑफ स्क्रैप, कूड़ा कूड़ा जो भी बेचा आपने। तो यहां पर हम सेल ऑफ सर्विसेज, सेल ऑफ स्क्रैप, सेल ऑफ प्रोडक्ट, जो भी आपने प्रोडक्ट बेचा, जो भी जो सर्विस दी, उससे कितना मिला उसे क्या बोलेंगे हम, रिवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन, नेट सेल्स का नाम दिया जाएगा। क्लियर है। अगर क्वेश्चन में आपको डायरेक्ट दे रखा है नेट सेल तो कोई टेंशन वाली बात नहीं, डायरेक्ट वैल्यू पुट कर देंगे। अगर नहीं गिवन है तो आपको इस तरह बनाना पड़ेगा, सेल ऑफ प्रोडक्ट में से माइनस करेंगे रिटर्न इनवर्ड। अब देखो अदर इनकम्स, अदर इनकम की बात करते हैं। अदर इनकम क्या कहना चाहता है समझना, नोट 2। तो बात हम कर रहे हैं अदर इनकम, यहाँ सामान बेचने के अलावा की बात हो रही है, जो उसके अलावा सेल, हमने सेल के अलावा कौन कौन सी इनकम हो सकती है, जनरेट होगी। क्या आपने माना क्या बिजनेस में सामान बेचने से ही पैसा आता है क्या कंपनी के अंदर, क्या ऐसा होता है क्या, यस या नो, नहीं। क्योंकि भाई सामान बेचने से पैसा तो आता ही आता है, लेकिन सामान बेचने के अलावा भी हमारी इनकम होती है, उसे हम क्या बोलते हैं, अदर इनकम। कैसी इनकम हो सकती है, इंटरेस्ट इनकम। क्या बेटा इंटरेस्ट का सामान बेचने से मतलब है, इंटरेस्ट मैंने किसी कंपनी में पैसा लगाया, वहां से कोई इंटरेस्ट आ रहा है। डिविडेंड इनकम, मैंने किसी कंपनी के शेयर खरीदे, वहां से पैसा आ रहा है। भैया क्या है, मान ले अदर इनकम ही तो है, कॉमन सी बात है। इंटरेस्ट इनकम होना, डिविडेंड इनकम हो जाना। इसके अलावा आप लिख सकते हैं रेंट रिसीव्ड, रेंट रिसीव्ड भी क्या, अदर इनकम। कमीशन रिसीव्ड, कुछ भी मिल रहा हो कमीशन वगैरह, कमीशन रिसीव्ड के अलावा देखिए डिस्काउंट रिसीव्ड, कमीशन रिसीव्ड हो गया। डिस्काउंट रिसीव्ड, आपको डिस्काउंट मिला है। ट्रांसफर, ट्रांसफर फीस, कई सारी इनकम हो सकती है बेटा आपके पास, ट्रांसफर फीस एटसेट्रा। तो जो भी आपके पास ये अदर इनकम होगी वो किस में चला जाएगा, नोट 2 में। अदर इनकम के लिए इन सबको हम ऐड करेंगे और क्या लिख देंगे, अदर इनकम। ये नोट 2 है, जो भी टोटल करके आएगा फाइनली हम बैलेंस कहाँ लिख देंगे, इस जगह शो कर देंगे। कोई डाउट यहाँ तक मन में? तो नंबर 1 पे अपने क्या जाना है यहाँ पर, ऑपरेशन फ्रॉम रिवेन्यू, नेट सेल जाना, जो आपने यहाँ देखा। फिर देखा अदर इनकम, अदर इनकम मतलब क्या है, सेल्स के अलावा कोई दूसरी इनकम, रेंट की इनकम, डिविडेंड की इनकम, इंटरेस्ट की इनकम, कमीशन की इनकम, कोई भी तरह की इनकम मुझे रिसीव हो रही है वो मान लीजिए अदर इनकम है। इधर आ गया, सपोज मैं आपको ट्यूशन पढ़ा रहा हूँ, ट्यूशन पढ़ाने के अलावा जो मेरी कोई इनकम भी तो हो सकती है, ट्यूशन पढ़ाने के अलावा हो सकता है मेरे पास रेंट आ रहा हूँ, हो सकता है रेंट के अलावा मेरे पास कमीशन आ रहा हूँ, हो सकता है मैं कहूँ कोई टीचर्स को बोलूँ कि भैया मैं तुम्हें वहाँ भेजूँगा फलाने का पढ़ाने के लिए, मुझे कमीशन चाहिए, हो सकता है। डिविडेंड, मैंने किसी कंपनी में पैसा निवेश किया, वहाँ से मुझे डिविडेंड आ रहा हो सकता है। तो मेरी इनकम जरूरी है ट्यूशन से फिक्स्ड हो, मेरी इनकम ट्यूशन के अलावा भी हो सकती है। बात समझ में आ रही है? इसी को हमने अदर इनकम को नाम दिया। एक का अब इसके बाद हम लिखेंगे यहाँ पर एक्सपेंसेस। एक्सपेंसेस में नंबर 1 पे आएगा सारे खर्चे, एक्सपेंसेस जितने भी होंगे सारे खर्चे यहीं आ जाएंगे। कॉस्ट ऑफ मटेरियल कंज्यूम्ड, इसके अलावा परचेज
ऑफ स्टॉक इन ट्रेड। नंबर 3 लिख लो इसे। इसके बाद हम बात करेंगे चेंज इन इन्वेंट्री, चेंज इन इन्वेंट्री ऑफ फिनिश गुड्स। चेंज इन इन्वेंट्री ऑफ फिनिश गुड्स, कॉमा वर्क इन प्रोग्रेस एंड स्टॉक इन ट्रेड। नंबर 4, पहले काम करो आप इसे कॉपी कर लो, फिर हम इसकी 3 और 4 की बात डिस्कस करेंगे। तो नोट नंबर 3 पे ध्यान देना। कॉस्ट ऑफ मटेरियल कंज्यूम्ड, फॉर्मूला ओपनिंग स्टॉक ऑफ मटेरियल प्लस नेट परचेज, कितना मटेरियल आपने खरीदा, माइनस क्लोजिंग स्टॉक ऑफ मटेरियल। इससे क्या निकल जाता है, कॉस्ट ऑफ मटेरियल कंज्यूम। अब देखो परचेज ऑफ स्टॉक इन ट्रेड, आपने खरीदा तो वह स्टॉक किसके लिए खरीदा, वो रीसेल के लिए, रीसेल पर्पस, याद रहेगा। तो जो भी आप सामान खरीद रहे हैं तो सामान खरीद रहे हैं अपने घर के लिए नहीं खरीद रहे हैं, आप उसे कुछ यूज़ मतलब ऐसा नहीं करना चाहते कि आप लिया है फ्री में बांट दिया, नहीं, उसे आप खरीद के तो लाएं लेकिन दोबारा बेचने के लिए लाएं। उसका पर्पस साफ है, क्या, रीसेल करना चाहते हैं आप उसे। कोई डाउट यहाँ तक। अब बेटा यहाँ पे देखो क्या लिखा है, चेंज इन इन्वेंट्री ऑफ फिनिश गुड्स, वर्क इन प्रोग्रेस एंड स्टॉक इन ट्रेड। इन तीनों का चेंज इन इन्वेंट्री कैसे निकलेगा। नोट 4, ये 3 की बात हो गई। चेंज इन कैसे निकालते हैं, चेंज इन इन्वेंट्रीज, ओपनिंग स्टॉक, चाहे वो फिनिश गुड्स का हो, चाहे वर्किंग प्रोग्रेस का हो, चाहे स्टॉक इन ट्रेड का हो, फर्क नहीं पड़ता, इस तरह ही करेंगे। ओपनिंग स्टॉक लिख देंगे माइनस क्लोजिंग स्टॉक, जो भी आंसर आएगा उसे क्या बोलेंगे हम, चेंज इन इन्वेंट्रीज। कॉस्ट ऑफ मटेरियल कंज्यूम्ड लिख दिया, परचेज ऑफ स्टॉक इन ट्रेड लिख दिया, चेंज इन इन्वेंट्री लिख दिया। अब एक और, एम्प्लॉई बेनिफिट एक्सपेंसेस। नंबर 5 नोट पे ध्यान दो। आपको एम्प्लॉय बेनिफिट एक्सपेंसेस, देखो आप कंपनी है, आपकी कंपनी लोगों से काम करवा रहे हैं, एम्प्लॉय लेके आए हो तो एम्प्लॉय को भी देना पड़ेगा, कॉमन सी बात है। क्या बिना एम्प्लॉय को पैसा दिया आप काम करवा सकते हैं, हाँ या ना, नहीं, क्योंकि बिना, आप भी बताओ वो बंदा काम करने के लिए आया आपके यहाँ तो किस लिए आया है, तो 2 पैसा चाहता है ना आपसे, कुछ दान भी तो है नहीं वो कि भैया फ्री में आके काम करेगा। तो आपसे वो जो चाह रहा है, 2 पैसा चाहता है, आप उसे पे करते हो, तो क्या है, एम्प्लॉय बेनिफिट एक्सपेंसेस, एम्प्लॉय के बेनिफिट के लिए जो आप खर्च करते हो। तो सबसे नंबर में क्या लिखूंगा यहाँ पर, वेजेस एंड सैलरीज, ठीक है, जो भी आपने एम्प्लॉय को पे किया। इसके अलावा देखो वेजेस एंड सैलरी हो गया, स्टाफ वेलफेयर एक्सपेंसेस, स्टाफ वेलफेयर एक्सपेंसेस। देखो स्टाफ वेलफेयर क्या है, स्टाफ के कल्याण के लिए आपने कुछ पैसा खर्च किया, जैसे स्टाफ के लिए कैंटीन बना दी, स्टाफ के लिए आपने कुछ भी एक्स्ट्रा एफर्ट्स लगा, कुछ भी अपने उस पर खर्च कर, वेलनेस पे खर्च कर दिया, वेलफेयर पे, स्टाफ के बच्चों के लिए पढ़ाई पे खर्चा कर दिया, स्टाफ के अन्य खर्चा दे दिया, इसे क्या होता है, स्टाफ वेलफेयर एक्सपेंसेस। आप यहाँ पर लिख सकते हो कॉन्ट्रीब्यूशन टू पीएफ, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, कॉन्ट्रीब्यूशन टू प्रोविडेंट फंड। देखो आपकी सैलरी से कुछ पैसा हर महीने कटता रहता है, पता है ना। आप में से कई बच्चे ऐसे हैं जिनके पिताजी जॉब करते हैं और आपके पिताजी कहते भी होंगे कि बेटा मेरा पीएफ कटता है, तो कुछ पैसा तो आपकी सैलरी से कटता है और कुछ पैसा आपका ओनर जो बिजनेसमैन है, मालिक है, वो पैसा आपकी तरफ से ऐड करता है।
सपोज 1000 रुपये आपकी तरफ से कटे तो 1000 रुपये आपकी सब ओनर ने ऐड कर दिया, कितने हो गए 2000 रुपये। अब ये 2000 रुपये आपका हर महीने ऐड होता चला जाएगा और उससे क्या मिलने जुड़ जाएगा, वो प्रोविडेंट फंड। वो एक आने वाले टाइम में बहुत मोटा अमाउंट बन जाता है। तो जो एम्प्लॉयर है अपने एम्प्लॉय के लिए जो प्रोविडेंट फंड में कंट्रीब्यूशन करता है वो भी किसका पार्ट है, एम्प्लॉई बेनिफिट एक्सपेंसेस। कोई डाउट यहाँ तक? यहाँ पर देखो एक और लिखा है ESOP, एम्प्लॉय स्टॉक ऑप्शन प्लान, एम्प्लॉय स्टॉक ऑप्शन प्लान। आपको याद होगा टॉपिक मैंने पढ़ाया था आपको जब हमने शेयर वाला चैप्टर पढ़ा था, हमने क्या डिस्कस किया वहाँ, चलो जिसने ध्यान नहीं दिया अभी ध्यान देना। ESOP का मतलब क्या है, आप अपने एम्प्लॉय को शेयर्स इशू करते हैं, वो भी कम अमाउंट में। क्या कहते हो भैया, ये शेयर्स मार्केट में 50 रुपये का है लेकिन हम आपको 30 रुपये में देंगे, 20 रुपये में देंगे, क्योंकि आप हमारे कौन है, एम्प्लॉय है, आप हमारे यहाँ काम करते हैं। इससे हमारे एम्प्लॉय के अंदर एक कॉन्फिडेंस जगेगा कि भैया हम एम्प्लॉय तो हैं लेकिन एम्प्लॉय के साथ साथ कंपनी के अंदर शेयर मालिक भी हैं, कंपनी के अंदर शेयर होल्डर भी हैं। तो जो भी इस पर पैसा खर्च किया जाएगा वो क्या है, मान ली एम्प्लॉय बेनिफिट एक्सपेंसेस। क्लियर है? इसके अलावा अगर डायरेक्टर रेम्यूनरेशन या डायरेक्टर सैलरी, आपने अब जो अपने डायरेक्टर को सैलरी पे करते हैं वो सब किसका पार्ट है, एम्प्लॉय बेनिफिट एक्सपेंस। क्योंकि आपका डायरेक्टर भी एक तरह से क्या है, एम्प्लॉय के रूप में काम कर रहा है, क्या कहलाएगा वो, एम्प्लॉय बेनिफिट एक्सपेंस। नंबर 6 पे मैं लिखने वाला हूँ फाइनेंस कॉस्ट, बहुत इंपॉर्टेंट है। और नंबर 7 पे मैं लिखने वाला हूँ नोट 7 पे डेप्रीशिएशन एंड amortization एक्सपेंसेस। और नंबर 8 पे मैं लिखने वाला हूं अदर एक्सपेंसेस। तो पहले आप इसे लिख लो, उनकी बात हम यहां करेंगे। इसे कॉपी करो। देखो यहां पर नंबर 6 पे लिखा है फाइनेंस कॉस्ट। 6 वाले पर नजर फरमाना। देखो फाइनेंस कॉस्ट क्या है, आपका बिजनेस है, आप बिजनेस के लिए पैसा चाहिए, फाइनेंस चाहिए। बिना पैसे के तो बिजनेस कर नहीं सकते हो। बिना बड़ी बड़ी बिल्डिंग बनाओगे, फैक्ट्री लगाओगे, मशीनें लेके आओगे, उसके लिए क्या चाहिए बेटा, फाइनेंस चाहिए, पैसा हाथ में होना चाहिए। ये फाइनेंस के लिए आपने क्या किया, बैंक से लोन लिया, एक ऑप्शन है। आपने डिवेंचर इशू किए, 2 ऑप्शन है, ठीक है, हो सकता है अपने बॉन्ड इशू किए, 3 ऑप्शन है। तो आप जो भी पैसा लोगों से उधार लेते हो, डिवेंचर इशू करते हो, बैंक से उधार लेते हो, इसके बदले आपको क्या देना पड़ता है, हर साल इंटरेस्ट पे करना पड़ता है। वही आपके लिए क्या बन जाता है, फाइनेंस कॉस्ट। फाइनेंस कॉस्ट भी बहुत ज़्यादा एक खर्चों में पार्ट है बेटा। ये अगर जितना पैसा ब्याज पे करते जाएंगे आपके एक्सपेंसेस बढ़ेंगे, और एक्सपेंसेस बढ़ेंगे तो प्रॉफिट का मार्जिन कम हो जाएगा। बात गहराई समझना। तो फाइनेंस कॉस्ट में क्या लिख दूंगा यहाँ पर, इंटरेस्ट ऑन डिवेंचर, इंटरेस्ट ऑन लॉन्ग टर्म बोरोइंग, जो भी है इंटरेस्ट ऑन बैंक लोन। इसके अलावा आप लिख सकते हैं इंटरेस्ट ऑन बोरिंग फ्रॉम बैंक, इंटरेस्ट ऑन बैंक ओवरड्राफ्ट भी इसी में आ जाएगा। आपने बैंक से एक्स्ट्रा पैसा ले रखा है, जो भी बेटा आपको दिखे ना, पर लोन पे आप इंटरेस्ट पे कर रहे हो, किसी भी लाइबिलिटी पे इंटरेस्ट पे कर रहे हो, क्या आपके लिए फाइनेंस कॉस्ट। 7 नंबर पे देखो क्या लिखा है, डेप्रिसिएशन एंड अमोर्टाइजेशन एक्सपेंसेस। ध्यान समझना, डेप्रिसिएशन वर्ड किस पे लगता है, डेप ऑन प्लांट मशीनरी, डेप ऑन फर्नीचर। देखो जो भी टेंजिबल एसेट्स है उस पर क्या लगता है, डेप, पहली बात। और जो भी हमारे इनटेंजिबल एसेट्स होंगे उस पर क्या लग जाएगा, अमोर्टाइजेशन, amortization of goodwill, amortization of patents etc. तो क्वेश्चन था नोट नंबर 6, नोट नंबर 7। अब बात करेंगे अदर एक्सपेंसेस। दो अदर एक्सपेंसेस की बात करते हैं। आपने अब तक क्या क्या जाना, परचेज की बात करी, मेटेरियल कंज्यूम की बात करी, एम्प्लॉय बेनिफिट की बात हो गई, एम्प्लॉय को भी दे दिया, फाइनेंस कॉस्ट भी निकाल दिया, डेप भी निकाल दिया। अब कहोगे सर इसके अलावा कौन से खर्चे हो सकते हैं,
क्या बेटा सिर्फ खर्चे इतने ही थे क्या? अरे इसके अलावा जितने भी खर्चे हैं, ऑफिस के खर्चे, प्रिंटिंग के खर्चे, ट्रेड एक्सपेंसेस, कमीशन देना, रेंट देना, डिविडेंड देना, वो सब किस कमीशन देना, वो सब किसका पार्ट है? अदर एक्सपेंसेस। इन सब के अलावा जो भी खर्चे होंगे किसका पार्ट हो जाएगा? अदर एक्सपेंसेस। तो एक काम करो, पहले नोट 6 और नोट 7 कॉपी करो। देखो यहाँ पर नंबर 8 पे कहता है अदर एक्सपेंसेस। तो अदर एक्सपेंसेस में कौन कौन से आइटम्स आएंगे समझना। रेंट पेड, इंटरेस्ट पेड, ऑफिस एक्सपेंसेस, ट्रेड एक्सपेंसेस, डिस्काउंट अलाउड, बैड डेट्स रिटर्न ऑफ, पैसे लेके कोई भाग गया, और इसके अलावा बच्चों क्या हो सकता है? एडवर्टाइजमेंट, प्रिंटिंग इन स्टेशनरी, इसके अलावा और बताइए इंश्योरेंस, रेंट पेड, इंटरेस्ट पेड हो गया, ऑफिस भी हो गया, कमीशन पेड हो गया, लिख देते हैं कमीशन पेड। इसके अलावा और बताइए एटसेट्रा लिख दूं। देखो जो भी इसके अलावा जो भी खर्चे होंगे सब किस में आ जाएगा? अदर एक्सपेंसेस में आएगा। तो मैंने आपको कई सारे एग्जांपल बता दिए, नाम बता दिया, रेंट हो गया, इंटरेस्ट, ऑफिस, ट्रेड, डायरेक्ट डिस्काउंट, बैड डेट, एडवर्टाइजमेंट, ये सब किसका पार्ट है? अदर एक्सपेंसेस का। अगर मैंने बेटा इसके बाद क्या करना है, लास्ट में सारे एक्सपेंसेस को जोड़ लेना है, और जोड़ो क्या निकलेगा आपके पास? टोटल एक्सपेंसेस। कोई डाउट यहाँ तक? टोटल रिवेन्यू मिल गया। टोटल रिवेन्यू का मतलब क्या? कितना पैसा आपको रिसीव हुआ सामान बेचकर, और अदर इनकम कितना मिला, उस मिला कितना वो यहाँ आएगा, और हमने टोटल कितना खर्च किया वो यहाँ आएगा। दोबारा समझना, कितना पैसा मुझे मिला वो यहाँ पर, और कितना पैसा मैंने खर्च किया वो यहाँ पर। अब जितना मिला, कितना खर्च किया, इसको माइनस कर दूं तो कुछ ना कुछ प्रॉफिट जान पाएंगे कि नहीं जान पाएंगे? यस या नो? यस। तो एक काम करो, पहले इसे कॉपी करो फिर देखते हैं। अब देखो टोटल रिवेन्यू में से टोटल एक्सपेंसेस माइनस कर दूंगा तो क्या आ जाएगा आपके पास? प्रॉफिट बिफोर एक्सेप्शनल कॉमा एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी आइटम्स एंड टैक्स। ये आपके पास अमाउंट जो आया है प्रॉफिट, उसे बोलेंगे लेकिन क्या बोलेंगे? प्रॉफिट बिफोर एक्सेप्शनल एंड कॉमा एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी आइटम्स एंड टैक्स। तो ये प्रॉफिट है भी, लेकिन एक्सेप्शनल से पहले का, एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी से पहले का, और टैक्स से भी पहले का। और इसके लिए मुझे क्या करना पड़ा? मान लो मैं इसको लिख दूँ यहाँ पर फर्स्ट, यहाँ लिख दूँ 2। कैसे आया ये? फर्स्ट में से 2 को माइनस करके। क्लियर है? टोटल रिवेन्यू में से टोटल एक्सपेंसेस माइनस कर देंगे तो क्या आ जाएगा? प्रॉफिट बिफोर एक्सेप्शनल कॉमा एक्स्ट्राऑर्डिनरी आइटम्स एंड टैक्स। अभी बात यहाँ खत्म नहीं होती है, अब बात यहाँ से शुरू होती है। ये पार्ट तो बहुत इजी था, जब आपने समझा देखा, 12th में थोड़ा पढ़ के आए हो। तो यहाँ पर मैंने 3 सर्कल लगाए हैं, एक्सेप्शनल पे, एक्स्ट्राऑर्डिनरी पे और टैक्स पे। अब ये होता क्या है? अभी एक्सेप्शनल क्या है, एक्स्ट्राऑर्डिनरी क्या है, टैक्स क्या है, इस प्रॉफिट में से क्या क्या तीनों को माइनस करेंगे, कैसे हम नेट प्रॉफिट निकालेंगे वो जानेंगे। लेकिन ये आपके लिए थोड़ा सा सस्पेंस है, क्योंकि इसे हम आज डिस्कस नहीं करने वाले हैं, इसको हम डिस्कस करेंगे नेक्स्ट वीडियो में और नेक्स्ट क्लास में। तो ये तीनों कॉन्सेप्ट बहुत अच्छे से पढ़ेंगे, बहुत मन से पढ़ेंगे, क्या होता है, कैसे हम इसमें इसके बाद माइनस करते करते नेट प्रॉफिट निकालेंगे। तो सस्पेंस बना हुआ है आपके लिए। अभी केवल आपको इतने पार्ट पर ही फोकस करना है। नेक्स्ट वीडियो में हम क्या डिस्कस करेंगे? एक्सेप्शनल, एक्स्ट्राऑर्डिनरी आइटम्स और टैक्स। तो इसे फटाफट नोट करो।